हमने कृतिका का फर्स्ट चैप्टर जो कि फणीश्वर नाथ रेणुका की एक कहानी थी माता का आंचल, उसे पढ़ा। हम हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही रोचक कथा है। लेखक अपने बचपन की घटनाएं बहुत ही रोचक ढंग से इस कथा में प्रस्तुत किया है। वो कैसे गेम खेलते थे और लेखक हमको इस युग से 30 के दशक के युग में पहुंचा दिया था। लेखक ने अपने खेलों के माध्यम से हमें अपने बचपन के माध्यम से तो पढ़ने में उम्मीद है आपको भी बहुत आनंद आया होगा। लेखक के तमाम तरह के खेल को पढ़ के, उनके खेल प्रतियोगिताओं को पढ़ के, उनके बचपन की बातों को सुनकर आपको भी आनंद आया होगा। उससे आपको बहुत सी सीख भी मिली होगी। और इसमें मुख्य रूप से लेखक ने अपने माता पिता की स्नेह का वर्णन किया है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो कितने भावुक होते हैं और अपने माता पिता से किस प्रकार जुड़े होते हैं हृदय से और शरीर से। उनकी दुनिया उनके माता पिता और उनके खेल के साथी ही होते हैं और वही उनकी दुनिया होती है। उसमें से भी माँ उनको अत्यधिक प्रिय होती है। माँ से बच्चों का जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसके प्रश्न अभ्यास को आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न है इसमें, उनके आंसर आज हमको खोजने हैं। इसी लेसन में से, इसी चैप्टर में से, इसी कथा में से इस प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप नोट्स तैयार करते जाइएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में उसकी क्या वजह हो सकती है? तो आपने पाठ के वर्णन में शुरू से ही देखा कि भोलानाथ जी यानी लेखक के को बचपन से ही अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। उस पिता के साथ ही, जैसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कहा बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, हर काम वो अपने पिता के साथ ही करता है। तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, फिर भी वह विपदा के समय अपनी माँ के पास जाकर क्यों शरण लेता है? अब तो इसका आंसर यही होगा कि पिता से अत्यधिक जुड़ाव होने के बाद भी जब बच्चे पर विपदा आती है तो अपने माँ के पास जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के आंचल में ही उसको वह प्रेम और शीतल छाया मिलती है, उसको सुरक्षा महसूस होती है। माता के आंचल में, माँ की गोद में बच्चे को जो सुरक्षा महसूस होती है वो अन्यत्र कहीं नहीं होती है। किसी भी कष्ट के समय, विपत्ति के समय बालक अपनी माँ की गोद में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है। आप भी देखते होंगे, आपको कोई कष्ट होता होगा, कोई डांट देता होगा तो अपनी माँ से आप लिपट जाते हैं, माँ की गोद में सर रख देते हैं, तो आपको सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। तो माँ की गोद, माँ का आंचल वह स्थान होता है जहाँ खासकर नन्हे बच्चों को काफ़ी सुरक्षा महसूस होती है। पूर्ण हद तक अपने को वो सुरक्षित महसूस करते हैं माँ की गोद में। इसीलिए विपदा के समय भोलानाथ जी ने पिता के पास न जाकर माँ की गोद में जाना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि माँ का हृदय बच्चे के हृदय से ममता के संबंध से जुड़ा होता है। देख रेख और सब बातें, पिता कितना भी स्नेह करें, भोलानाथ जी के पिताजी उन्हें बहुत अधिक स्नेह करते थे और भोलानाथ जी स्वयं भी पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। दोनों का स्नेह का रिश्ता था, बहुत तगड़ा था। लेकिन फिर भी विपदा के समय उन्हें माँ की याद आई और उन्होंने पिता की तरफ देखा भी नहीं, सीधे माँ की गोद में गए। क्योंकि उस समय माँ की ममता, क्योंकि माता की ममता बच्चे के सीधे हृदय से जुड़ी होती है, तो उस समय वे पूरी तरह भयभीत थे और उन्हें सिर्फ माँ की गोद याद आ रही थी और वो सीधे चुपचाप जाके माँ की गोद में अपनी आंखें बंद करके लेट गए और रोने लगे। तो यही कारण है कि पिता के पास में जाकर सीधे माँ के पास गए, क्योंकि माता की जो ममता होती है, माता की प्रेम एक शीतल छाया और सुरक्षा कवच के समान होती है बच्चे के लिए। इसलिए माँ के पास जाकर बच्चे अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उस समय वो डरे हुए थे, उन्हें उस शीतल प्रेम, ठंडी छांव की आवश्यकता थी, उस सुरक्षा कवच की आवश्यकता थी जो कि वो माँ की गोद ही दे सकती है, पिता का स्नेह नहीं दे सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर
सिसकना क्यों भूल जाता है। तो आप भी देखते होंगे बच्चे पल में हंसते हैं, पल में रोते हैं। बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है, एक छोटी सी चीज़ पाकर बेहद खुश हो जाते हैं, और ज़रा सी चीज़ उनके हाथ से गिर गई, टूट गई, या किसी ने ज़बरदस्ती ले लिया या कोई प्यार से ही ले लिया तो तुरंत रोने लगते हैं। तो बच्चे का स्वभाव ही ऐसा होता है, किसी भी बच्चे का, कि वो थोड़ी सी खुशी पाकर अत्यधिक खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी परेशानी से घबराकर रोने लगते हैं। तो उनके रोने का कारण क्या था? बहुत ही मामूली चीज़, उनकी माँ ने उनकी चोटी गूंथ दी थी, उनको कपड़े पहना दिए, नहा ला दिए, सर में तेल लगा दिए। इन सब कारणों से उन्हें रोना आ जाता था, जो कि नित्य बच्चों के साथ होता है, लेकिन फिर भी वो इस पे रोते थे। अब जब वो बच्चों को अपनी बाल मंडली को देखते थे, अपने खेल के सखाओं को देखते थे, उनको मजा करते खेलते देखते थे, वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। उनको वो खुशी अपने अंदर दिखाई देने लगती थी। जो बच्चे खेल का सुख लेते रहते थे, आनंद लेते रहते थे, वो उस आनंद में डूब जाते थे और तुरंत पिता की गोद से उतर जाते थे और उस खेल में भाग लेने से अपने आप को नहीं रोक पाते थे। उस बीच वो सिसकना, रोना किस कारण से था, किस वजह से वो रो रहे थे, दुखी थे, उनको कुछ याद नहीं रहता। उनको बस याद रहता कि मेरी मित्र मंडली खेल रही है, मेरे सखा खेल रहे हैं, मेरे दोस्त खेल रहे हैं, तो अब तो मुझे भी खेलना है। और उस खेल में जिसमें वो आनंद लेते रहते थे, वो भी उसमें तुरंत उतर पड़ते थे और उसमें सम्मिलित हो जाते थे। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आपने देखा होगा भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये आप अपने से आंसर दे सकते हैं। आप खेलते समय ऐसी कोई तुकबंदी करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं, कुछ याद हो, या आपके मम्मी पापा ने कोई ऐसी कहानी भी सुनाई हो तो उसको लिखिएगा। वैसे आजकल के बच्चे इस तरह के खेल नहीं खेलते हैं, तो तुकबंदी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता होगा, किसी ने ऐसे खेल खेले होंगे, तो उसको अवश्य लिखिएगा, अन्यथा इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो उनके खेल सामग्री और खेल पूरी तरह भिन्न है आपके खेल से या हमारे खेल से, क्योंकि ये जो कहानी है ये लगभग 30 के दशक के समय की स्थिति को दर्शाती है कि किस तरह से खेल खेले जाते थे उस समय। देखिए, भोलानाथ के जो खेल हैं वो प्रकृति के साथ और प्रकृति की सामग्री से ही खेले गए हैं। आपने देखा होगा इनके खेल में किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है। घर के टूटे फूटे वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, टूटे हुए उनके टुकड़े हैं, या और भी कुछ टूटे हुए सामान मिल जाते हैं। मिट्टी के सूखे हुए छोटे छोटे टुकड़े या गीली मिट्टी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, मिट्टी का टीला, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं और प्रकृति में ही वे खेली जाती हैं। बागीचे में, पेड़ पर चढ़ के, नदी के किनारे या मैदान में। ये सब कुछ आज की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। आज आप क्या खेलते हैं? आप अगर खेलते हैं तो आपके पास तमाम तरह के खेल होते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो नहीं खेलते थे, आपको क्रिकेट किट की आवश्यकता होती है। अब तो बैट बॉल भी नहीं, सीधे क्रिकेट किट मांगते हैं बच्चे। और लड़कियां भी तमाम तरह के खेल खेलती हैं। छोटी छोटी बच्चियां, उनको किचन सेट चाहिए। बच्चे नाटक करते हैं तो उनको डॉक्टर सेट चाहिए। और वो क्या करते थे? वो भी नाटक करते थे, लेकिन किस तरह का नाटक करते थे? वो उसी में बस दिखावटी, उनमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, उन्हीं का प्रयोग करते थे। तो इसमें यही पूछ रहा है कि खेलने की सामग्री और खेल आपके खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो आपके खेल भी भिन्न है। आप क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल या बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, जो कि भोलानाथ के खेल से सर्वथा भिन्न है, कुछ भी मैच नहीं है। और उनकी खेल सामग्री प्राकृतिक थी, आपकी पूरी तरह कृत्रिम होती है। और आपकी खेल सामग्री और खेल दोनों वाला, उनके गेम ज़्यादातर खेल के मैदानों में खुले में खेले जाते थे। आपका आउटडोर या इनडोर कोई भी गेम होता है तो एक निश्चित स्थान पे होता है।
और वो कहीं भी खेल लेते थे प्रकृति की गोद में, किसी पेड़ पर, किसी बागीचे में, किसी मैदान में, नदी के तट पर, कहीं भी उस ज़माने में खेल खेला जा सकता था। तो यह तो आपको भी पता है कि खेल और खेलने की सामग्री दोनों में सर्वथा भिन्नताएं हैं, कुछ भी मेल नहीं खाता है। तो ये आपका यह आंसर हो गया चौथा। पांचवा है आपका, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जो दिल को छू जाते हैं। जैसे आपका है शुरू में, जब एक बच्चा पिता के साथ बैठ के रामायण सुनता रहता है तो किस तरह से अपने भोलानाथ जी अपने चेहरे को शीशे में निहारते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, और जब पिता की निगाह पड़ती है तो कैसे लजा जाते हैं। ये बहुत ही रोचक और दिल को छू देने वाला लगता है, बहुत ही भावपूर्ण ये वर्णन है। दूसरा वर्णन है, पिता जब पुत्र के साथ खेलते हैं भोलानाथ जी के साथ, तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और कोई बल नहीं लगाते हैं और दर्शाते हैं कि मैं पुत्र से हार गया हूँ, मैं इस बच्चे से हार गया हूँ। भोलानाथ जी छोटे से रहते हैं, उन्हें गिरा देते हैं, पटक देते हैं और अपनी वो हार मान लेते हैं। बच्चा खिलखिला के हंस देता है, खुश हो जाता है कि मैंने तो अपने पिताजी को पराजित कर दिया। ये भी बहुत ही दिल को छू लेने वाली मर्मस्पर्शी वर्णन है। दूसरा, सबसे लास्ट में आप देखते हैं, जो बच्चा रोते हुए आता है उसको डरे हुए देखकर, उसके होठों को कांपते हुए देखकर उनकी माँ किस तरह से रोने लगती हैं, किस तरह से अपने सारे काम छोड़कर उनको अपने गोद में ले लेती हैं और बुरी तरह से चिल्लाकर रोने लगती हैं। ये भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन है जो कि हृदय को छू लेता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो आपको भी दिल को अगर छुई हो तो उनको भी आप ऐड करिएगा इस आंसर में, और अपना पूरा आंसर अपने हिसाब से अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। फिर है आपका आंसर क्वेश्चन, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये 30 के दशक के ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है और ये पूछ रहा है आज के ग्राम्य जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के परिवर्तन आए हैं। तो देखिए, उस समय जो ग्रामीण जीवन था, जो ग्राम्य जीवन था, वहाँ लोग बहुत ही सीधे साधे भोले भाले होते थे। बहुत ज़्यादा अशिक्षा थी लेकिन संस्कार बहुत ऊंचे स्तर के थे। बहुत ही प्रेम और मिलाप से लोग रहते थे। बच्चे ये भी नहीं जानते थे कि कौन सा मेरा घर है, कौन मेरा सगा भाई है, कौन दूसरा है। सारे गांव के बच्चे, एक उम्र के बच्चे जो भी होते थे वो एक साथ खेलते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। सुख सुविधाओं का अभाव था। खेती गृहस्थी होती थी लेकिन खेती के लिए भी आधुनिक साधन नहीं उपलब्ध थे, तो इससे गरीबी भी थी। वहाँ के लोग बाहर कोई काम नहीं करते थे, खेती पे निर्भर रहते था उनका जीवन यापन। तो वो खेती भी आधुनिक स्तर की नहीं थी, वैज्ञानिक स्तर से नहीं होती थी, तो इसलिए वो भी पर्याप्त नहीं था। तो गरीबी भी था लेकिन प्रेम, ममता और स्नेह भरा हुआ था गाँव में। वहाँ पे प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें भी हैं। से उसका उल्टा आज का ग्रामीण जीवन जो है उसका उल्टा हो गया है। आधुनिक सुविधाओं से तो आज का गांव भी लैस हो गया है, क्योंकि जो भी आधुनिक सुविधाएं आजकल शहरों में उपलब्ध हैं, गांव में भी उपलब्ध हैं। वीडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर सब कुछ गांव में भी मिलते हैं। खेती भी आधुनिकता के सभी सामग्री, खेती करने के सभी संसाधन गाँव में मौजूद हैं, तो खेती भी बहुत अच्छे ढंग से होती है। लोग बाहर जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, हर तरह से सुविधा संपन्न हो गए हैं गांव। लेकिन जो आजकल की गंदी राजनीति है, इसके प्रभाव से गांव भी नहीं अछूता रह गया है। अब भेदभाव, ऊंच नीच और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये सब भी गाँव में अब आ गया है। अब वो प्रेम और स्नेह नहीं रह गया है। आज भी उस सेम पिछले समय की तरह कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो आज तब संसाधन नहीं थे, अब संसाधन है लेकिन वो प्रेम नहीं रह गया है, वो स्नेह नहीं रह गया, वो संस्कार नहीं रह गए हैं। अब गांव में भी प्रदूषण हो गया है, क्योंकि गांव में भी लोग शहरी जीवन जीने लगे हैं। तो हमारा ये जो शहरी प्रदूषण था वो गांव में भी पहुंच गया है। तो यही अंतर है आज के और उस समय के ग्रामीण जीवन में, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जिसको आप लोग भी जानते होंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये आपके अपने पर्सनल क्वेश्चन हैं। आपको जो भी माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा हो, जो घटना बहुत ज़्यादा हृदय को छू गई हो, उस घटना को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। इसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपनी डायरी में लिख सकिए तो लिखिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। फिर है आपका 8वां क्वेश्चन। यहाँ माता पिता बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो माता पिता, कोई भी माता पिता हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, देश में हो, विदेश में हो, उनका बच्चे के प्रति अपने वही वात्सल्य होता है, वही स्नेह होता है। अपने बच्चे की छोटी सी बात पे दुखी हो जाना, अपने बच्चे की हर जिद को पूरी करना, उसको अच्छे से अच्छे संस्कार देना। माँ, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर रोने लगती है, ये माँ की ममता का वर्णन है। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को जब बहुत दुखी देखती है तो उसके आँख से बरबस ही आंसू निकल पड़ते हैं। और पिता भी अपने बच्चे को स्नेह रखता है, उसकी छोटे छोटे खेल में, उसके छोटी छोटी तोतली बातों में माँ बाप को अपार संतुष्टि और खुशी मिलती है। उनके खेल में भी माँ बाप रुचि दिखाते हैं कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। अब तो उबाऊ खेल बच्चे खेलते हैं तो माँ बाप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पहले इस तरह के, जिससे भोलानाथ जी ने खेल खेले हैं, उस तरह के खेल बच्चे खेलते थे तो उसमें माँ बाप को भी इन्वॉल्व होने में मज़ा आता था। अब तो आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, इस मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तो इसलिए माँ बाप उनसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन पहले ये जो इस तरह के बच्चों के खेल होते थे, या आज भी बच्चे जो किसी इस तरह का खेल खेलते हैं तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है। माँ बाप हर तरह से, कोई भी माता पिता हो, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनकी गलत हरकतों से दुखी तो होते हैं लेकिन उनका प्रेम कम नहीं होता है। उन्हें ये लगता है कि मेरे बच्चे में कोई गलत आदत ना पनपे, कोई गंदी बात मेरे बच्चे को ना छू जाए, कोई दुख ना मेरे बच्चे को पहुँचे। इस तरह से वात्सल्य और प्रेम अभिव्यक्त करते हैं माता पिता अपने बच्चों को। अब है आपका क्वेश्चन, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ हमारे समझ से तो माता का अंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है इस कथा के अनुसार, इस उपन्यास के अनुसार, क्योंकि इसमें माँ की ममता को सर्वोपरि रखा गया है। पूरे कथा में पिता के प्रेम का वर्णन के बाद भी लास्ट समय में बालक अत्यंत दुखी होता है, अत्यंत वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, अपने आप को की सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, भयभीत स्थिति में माँ के आंचल में छुपता है। तो इस लिहाज से यह शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है। और कोई अगर शीर्षक इसके लिए बन सकता है तो माँ की ममता हो सकती है, ये भी शीर्षक इसके लिए शायद उपयुक्त हो। तो यह शीर्षक अपने आप में पूरी तरह उपयुक्त है। अन्य शीर्षक इसकी माँ की ममता भी हो सकती है, क्योंकि इसी को सर्वोपरि इस कथा के अनुसार बताया गया है और वही सर्वोपरि होता भी है। फिर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो सभी बच्चों का अपना अपना तरीका होता है प्रेम व्यक्त करने का। जैसे कुछ बच्चे माँ की गोद में बैठ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, पिता के पीठ पे चढ़ जाते हैं। पिता की पीठ पर चढ़कर सवारी करना अभी भी कुछ बच्चों का शौक़ रहता है जब तक वो छोटे रहते हैं। माँ को चूम लेना, पिता को चूम लेना, उनके हाथों को कस के पकड़ लेना, उनके गोद में बैठ जाना, इस तरह के तरह तरह के अभिव्यक्ति करते हैं। बात बात पे जिद करना, ये भी उनके प्रेम की अभिव्यक्ति ही होती है कि वो किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं। जिद ना पूरी होने पर रोने लगना, ये भी उनके प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरा रोना मेरे माता पिता को बर्दाश्त नहीं हो सकता है और मेरी जिद पूरी हो जाएगी। तो ये भी उनका जिद करके रोना भी एक प्रेम की अभिव्यक्ति ही है। इस तरह से बच्चे छोटे छोटे कामों द्वारा अपने माता पिता के प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। अब है आपका, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपके बुक में हो गए परिवर्तन को लेके। ये भी आपका उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए, उनकी जो दुनिया थी, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया कि प्रकृति के अंतर्गत थी, आपकी दुनिया पूरी तरह कृत्रिम हो गई है। उनके जो खेल खिलौने थे बिना खर्च के
प्रकृति से ही उपलब्ध हो जाते थे, किसी को ला कर देने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वह स्वयं ढूंढ लेते थे। आज के बच्चों को जो भी चाहिए उनके खेल सामग्री, उसमें अत्यधिक खर्च करके मार्केट से या बाज़ार से ही सामान लाने होते हैं, वो भी नए नए तरीके की डेली चाहिए। ये तो मॉडल ही पुराना हो गया, अब नया चाहिए, अब इस तरह का चाहिए। और उस समय क्या था, वही पेड़ पत्ते पौधे और उनकी पत्तियाँ, उनके फूल, घास फूस, झोपड़ी, टूटी चारपाई, मिट्टी के बर्तन थे, वो भी टूटे हुए उनके टुकड़े, उससे उनका काम चल जाता था। और वो जो खेल खेलते थे बचपन में, वो क्या था, उनकी जैसे उनको सिखाया जाता था, जो परंपरा में देखते थे कि हमें आगे क्या करना है, वही उनके खेल में सम्मिलित होता था। जैसे खेती करना, दुकानदारी करना, दुकान लगाते हैं बच्चे, मार्केट लगाते हैं, सामान बेचते हैं, खेती करते हैं, फिर उसको माप उसका रखते हैं कि कितना अनाज पैदा हुआ, कितना बेचना है, कितना खाने के लिए रखना है। ये क्या था, वो भविष्य में की तैयारी अपने खेल के माध्यम से करते थे। आज के खेल उससे सर्वथा भिन्न है। आप क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वीडियो गेम, कंप्यूटर पे गेम, जो भी खेलते हैं, कैरम, चेस, लूडो, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने भविष्य को सोच कर खेलते हैं। और पहले क्या था, पहले अपने भविष्य में जो बड़े लोग करते थे वही बच्चों के खेल होते थे, कि जो हमारे माता पिता, अगल बगल के आस पड़ोस के लोग जो करते हैं उसी को बच्चे अपने खेल में सम्मिलित करते थे। तो ये अंतर है आपकी दुनिया का और लेखक की दुनिया का। उन्होंने जो वर्णन किया है वो पिछले ग्रामीण जीवन की एकदम साक्षात चित्रण किया है उन्होंने, मुखर चित्रण, जो कि स्पष्ट दिखाई देता है कि वह समय कैसा था और आपकी दुनिया इससे पूरी तरह भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो ये आपको स्वयं करना है, आप कहीं भी इनकी रचनाएं पाइए, उसके आंचलिक वर्णन को पढ़िए, कैसे ग्रामीण जीवन होता था, आंचलिक जीवन पहले लोग कैसे बिताते थे, ये उनकी रचनाओं में आपको मिलेगा। उनकी रचनाएं पढ़ के आपको ज्ञान होगा। तो आपका ये प्रश्न अभ्यास, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन की तैयारी करेंगे, अगला लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।